हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इसके पाल स्टडी सेंटर में। तो आज के वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का पांचवा प्रश्न आपका दिया हुआ है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इस प्रश्न में 6 की घात n ये आपका अंक दिया हुआ है, ये शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, इसकी आपको जांच करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई संख्या शून्य अंक पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। यदि कोई संख्या शून्य अंक पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणे 5 अवश्य आना चाहिए। ठीक है, लिख लिया हमने। यदि कोई संख्या शून्य अंक पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणे 5 आना चाहिए। तो आपकी संख्या दी हुई है 6 की घात n। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6, घात नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, तो जो संख्या दी हुई हमें वो संख्या लिखनी है। तो 6 लिख लेंगे, फिर इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड हमें 2 गुणे 3 मिलते हैं। ठीक है, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 आपको प्राप्त होता है। तो लिखेंगे चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 इंटू 5 नहीं प्राप्त हुआ है। यानी हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड करे हैं तो 2 गुणे 3 के रूप में प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 गुणे 5 के रूप में नहीं प्राप्त हुआ है, अतः 6 की घात n अंक शून्य पर नहीं समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये आपका सवाल हल हुआ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रश्नावली का छठा सवाल आपका दिया हुआ है। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, इस प्रश्न में ये दो संख्याएं दी हुई हैं और ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सवाल भी आपका जान रहा है कि संख्याएं भाज्य हैं, है ना, क्योंकि सवाल आपका कह रहा है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इन सवाल को पता है कि संख्याएं भाज्य हैं, लेकिन क्यों हैं आपको इसकी व्याख्या करना है। तो ठीक है, आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहले वाली संख्या की व्याख्या करेंगे। तो लिखेंगे
हल पहली संख्या क्या है आपकी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, देखिए मैं कहीं कहीं इंग्लिश में बोल जाता हूं, कहीं कहीं हिंदी में, तो इससे कोई डिसबैलेंस नहीं है। आप प्लस इसको गुणा बोले या इंटू बोले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए पहली संख्या हम हल कर लेते हैं। इस संख्या में हमें दो पद नजर आ रहे हैं। देखिए जहां पर प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हो तो वहां से पद अलग हो जाता है, और गुणे का चिन्ह लगा हो, भाग का चिन्ह लगा हो तो वहां से पद अलग नहीं होता है। तो यहां पर हमें दो पद नजर आ रहे हैं। ये प्लस का चिन्ह लगा है तो एक पद ये हो गया आपका और एक ये पद हो गया। ठीक है, तो ये दो पद हमें नजर आ रहे हैं। अब हमें देखना है कि इन दोनों पदों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो इन दोनों पदों में हमें 13 कॉमन मिल रहा है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे और शेष जो बच रहा है उसे हम ब्रैकेट के अंदर में लिख लेंगे। तो 7 गुणे 11 गुणे 13, सॉरी 13 तो हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, 13 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहां पर कुछ नहीं बचा। 13 हमने कॉमन ले लिया तो यहां कुछ नहीं बचा, लेकिन जीरो नहीं लिखा जाता इसमें। ठीक है, क्योंकि जीरो आप लिख लेंगे तो ये पद पूरा गायब हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं लिखा जाएगा। एक प्लस ये 13 कॉमन चला है, यहां भी कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहां भी जीरो नहीं लिखा जाएगा, एक लिख लेंगे। ठीक है, 13 कॉमन है तो कॉमन। अब इनको हम हल कर लेंगे। 11 सती 77 और 77 एकन 77 और प्लस एक यानी 78। 13 गुणे 78। अब इस संख्या के हमें दो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। इस संख्या के हमें दो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, और हमें पता है जिन संख्याओं के दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं वह संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो लिखेंगे क्योंकि जिस संख्या के दो या दो से अभाज्य गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इस संख्या में हमें दो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, और इसी प्रश्न का दूसरा सवाल है। सवाल आपका सेम उसी तरह हल होगा, संख्याएं चेंज हैं। दूसरा सवाल है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये संख्या आपकी दी हुई है। इस संख्या में भी हमें दो पद नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह यहां पर दिया हुआ है। इस संख्या में भी हमें दो पद नजर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों पदों में हमें जो कॉमन मिल रहा होगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इन दोनों पदों में हमें 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं, और शेष जो बच रहा है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर जीरो लिखा नहीं जाता, एक लिख लेंगे। 4 गुणे
3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस ये भी 5 कॉमन हो गया है, 1 लिख लेंगे। 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लिख लेंगे और जो शेष संख्या अंदर है उसे हम हल कर लेंगे। तो 7 छंग 42 और 42 का गुणा 1 से करेंगे तो 42 आएगा, फिर उसको 4 से गुणा करेंगे। 42 गुणे 4 इधर गुणा कर लेते हैं। 42 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, अब इसको हम जो प्राप्त हुआ उससे हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 8 24 के 4 2 हासिल, 3 छंग 18 2 20 2 हासिल और 3 1 3 2 5। अब 5। अब जो प्राप्त हुआ है इधर उसको हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 से पड़े 0, 2 पंचे 10, 1008 प्राप्त हुआ है। अब 1008 को 1 से गुणा करोगे वही आएगा 1008 और प्लस एक आपको इसमें जोड़ देना है, तो 1009। इसमें हमें 1009 प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे 1009। अब जहां पर ब्रैकेट होता है वहां पर गुणे का चिन्ह होता है। 5 गुणे 1009। ठीक है, सेम पहले वाले सवाल की तरह ये भी है आपका। लिखेंगे क्योंकि जिस संख्या के 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य संख्या, वह संख्या भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इस संख्या में हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो रही। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो रही, इसलिए लिखेंगे अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। इस संख्या में हमें 2 प्राप्त हुए हैं, 5 गुणे 1009, और सवाल में मतलब लिखा हुआ है जिस संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य संख्या होती है, तो अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है।